आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न यानी कि नाभिकीय संलयन। न्यूक्लियर फिशन के बाद नाभिक से संबंधित एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है, वो है न्यूक्लियर फ्यूज़न। और यह प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन से बिल्कुल विपरीत है। इसके अंदर इस प्रक्रिया में दो या दो से अधिक हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और साथ ही बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा भी रिलीज़ करते हैं। जहां नाभिकीय विखंडन में भारी नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में विखंडित होते हैं, इसके विपरीत नाभिकीय संलयन में हल्के नाभिक जुड़कर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और साथ ही ऊर्जा रिलीज़ करते हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया आइंस्टीन के मास एनर्जी रिलेशन अर्थात E = डेल्टा mc² को फॉलो करती है। जब भी हल्के नाभिक आपस में जुड़ने के लिए नज़दीक आएंगे तो चूँकि उन नाभिकों का आवेश पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, इसलिए वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो उनको जुड़ने के लिए उनके पास इतनी अधिक काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, गतिज ऊर्जा होनी चाहिए कि वो एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक आ सकें और आपस में जुड़ सकें। ये तभी संभव है कि जब उन नाभिकों को, हल्के नाभिकों को बहुत अधिक तापक्रम पर रखा जाए, अर्थात लगभग 10⁶ से 10�7 डिग्री केल्विन पर। इस ताप पर उन नाभिकों की गतिज ऊर्जा इतनी अधिक होगी कि वो आपस में जुड़ सकेंगे और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकेंगे। इसके अलावा इस प्रक्रिया में फिर इतनी अधिक ऊर्जा निकलनी चाहिए कि ये जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है, ये सतत रूप से अपने आप आगे चलती रहे और एक चेन रिएक्शन बन सके। Since nuclear fusion is possible only at very high temperature, that is why such fusion reactions are termed as thermonuclear reaction. इनको हम ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं भी कहते हैं। नाभिकीय संलयन की क्रियाओं को ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत अधिक टेम्परेचर पर परफॉर्म की जाती हैं। इसी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है संलयन अभिक्रियाओं का स्टार हैं, उन पर जो ऊर्जा का स्रोत है, जैसे सूर्य पर जो ऊर्जा का स्रोत है, जो गर्मी हम देखते हैं, तापक्रम जो हम महसूस करते हैं सूर्य पर, उसका कारण नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं ही हैं। The sun radiates 3.8 into 10⁻26 joules of energy each second. The origin of such a tremendous amount of energy is neither chemical nor gravitational. The fusion of protons is supposed to release the energy in the sun and in other stars. तो ये जो प्रक्रिया है सूर्य पर, इसमें जो ऊर्जा निकलती है, जैसा कि बताया गया, इसके लिए नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं ही जिम्मेदार होती हैं। सूर्य या अन्य ग्रहों पर ये जो संलयन अभिक्रियाएं हैं, इसके दो प्रकार हैं। पहला कहलाती है कार्बन नाइट्रोजन साइकिल और दूसरी कहलाती है प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कार्बन नाइट्रोजन साइकिल कि कार्बन नाइट्रोजन साइकिल से किस प्रकार सूर्य पर या अन्य स्टार्स पर नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है या ऊष्मा ऊर्जा निकलती है। कार्बन नाइट्रोजन साइकिल में सबसे पहली जो रिएक्शन होती है वो है 6C12 + 1H1 will give us 7N13 plus some amount of energy. Then 7N13 will dissociate itself into 6C13 plus positron plus a neutrino. Then 6C13 will fuse with 1H1 hydrogen nuclei
and it will give us 7n14 plus some energy. Then 7n14 will fuse with another proton and it will give us 8O15 plus energy, and then 8O15 dissociate itself into 7n15 plus positron plus न्यूट्रॉन। फिर 7n15 एक प्रोटॉन के साथ फ्यूज़ होता है, जुड़ता है, और हमें मिलेगा 6C12 प्लस हीलियम का एक नाभिक। इन सभी अभिक्रियाओं को अगर हम जोड़ दें तो फाइनल इक्वेशन जो बनती है वो ये है कि 4 प्रोटॉन जुड़कर हमें मिलेंगे हीलियम का एक नाभिक, साथ में 2 पॉजिट्रॉन और 2 न्यूट्रिनो और साथ में एनर्जी। इस प्रक्रिया में कार्बन 12 एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है और ये जो ऊर्जा की मात्रा है Q, ये लगभग होती है 25.7 MeV। अभी जो डेवलपमेंट हुए हैं रिसर्च में, उससे पता चलता है कि जो सन का सेंट्रल पार्ट है, अंदर का हिस्सा, वो कार्बन नाइट्रोजन साइकिल के अनुसार ऊर्जा देता है। अब हम बात करेंगे प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल की या प्रोटॉन प्रोटॉन चेन की। इस प्रक्रिया में आप देख सकते हैं इक्वेशन कि 2 प्रोटॉन जुड़कर हमें देते हैं 1H2, साथ में एक पॉजिट्रॉन, फिर एक न्यूट्रिनो, फिर कुछ एनर्जी। दूसरी प्रक्रिया में हाइड्रोजन का आइसोटोप 1H2 जुड़ता है, संलयन होता है फिर एक प्रोटॉन से, और हमें मिलता है हीलियम का आइसोटोप 2He3 प्लस न्यूट्रिनो प्लस कुछ एनर्जी। फिर हीलियम के 2 नाभिक 2He3 और 2He3 ये जुड़कर हमें देते हैं हीलियम 4 का एक नाभिक और साथ में 2 प्रोटॉन। इन तीनों अभिक्रियाओं को अगर हम जोड़ दें तो हमें उन्हें फाइनल अभिक्रिया मिलेगी जिसमें 4 प्रोटॉन जुड़कर हमें देते हैं हीलियम का एक नाभिक प्लस 2 पॉजिट्रॉन प्लस 4 न्यूट्रिनो और साथ में कुछ एनर्जी जिसकी मात्रा है 26.7 MeV। The relative probabilities for the carbon-nitrogen cycle and proton-proton cycle depends on the temperature. At lower stellar temperature, PP chain predominates, and at higher stellar temperature, the carbon-nitrogen cycle becomes more significant. अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सन के अंदर का हिस्सा, कोर, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वहाँ पर जो नाभ की सलन अभिक्रिया है वो कार्बन नाइट्रोजन साइकिल को फॉलो करती है, और सन का जो भारी हिस्सा है, ऊपरी सतह है, उसमें जो ऊष्मा निकलती है वो प्रोटॉन प्रोटॉन चेन को फॉलो करती है। अब हम बात करेंगे कि क्या ये थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस या सलन अभिक्रियाएं अर्थ पर, पृथ्वी पर संभव हैं। तो इसके कुछ उदाहरण यहाँ पर ये दिए गए हैं। 1H2 plus 1H2, it will give us 2He3 plus neutron plus 3.2 MeV। इस प्रक्रिया में जो 2 हाइड्रोजन के आइसोटोप का जो संलयन हो रहा है, इन दोनों को एक 1H2 को दूसरे 1H2 पर बम्बार्ड किया जाएगा, और ये जो ऊर्जा है कम से कम इसको चाहिए 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो हम किसी एक्सेलरेटर से प्रदान कर सकते हैं। इसी तरह दूसरी अभिक्रिया का उदाहरण है 1H3 plus 1H2 and it will give us 2He4, and third one is 1He3 plus 1He2 and it will give us 2He4 plus gamma plus 19.8 MeV. The energy released in these fusion reactions is much less than that released in the fission, but the energy per gram is slightly greater in fusion than produced in fission. अगर हम तुलना करें फिशन और फ्यूज़न में कि ऊर्जा किस में ज़्यादा निकलती है, तो पर रिएक्शन हम देख रहे हैं कि ऊर्जा की मात्रा फिशन से काफ़ी कम है। फिशन में जहाँ लगभग 200 MeV ऊर्जा निकलती है एक रिएक्शन में, यहाँ पर लगभग 20 MeV ऊर्जा निकल रही है संलयन रिएक्शन में। परंतु अगर हम पर ग्राम के हिसाब से देखें, उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम पाएंगे कि नाभिकीय संलयन में पर ग्राम
ऊर्जा ज़्यादा निकलती है वनस्पति के नाभिकीय विखंडन के। In fission, about 10 raised to power 5 kilowatt per gram is produced in fusion, about 10 raised to power 5 kilowatt hour per gram is produced, while in fission, nearly 10 raised to power 4 kilowatt hour per gram is released. In these reactions could be made to occur under suitable conditions. The deuterium present in water on Earth would be able to serve as an inexhaustible source of energy. 1 gallon of water contains about 1.1/8 gram of deuterium. 1 गैलन पानी में लगभग 1/8 ग्राम ड्यूटीरियम होता है, और ये ड्यूटीरियम अगर इससे हम एक्सट्रैक्ट कर लें तो ये पृथ्वी की बहुत सारी ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। ये जो 1/8 ग्राम ड्यूटीरियम अगर समुद्र से बाहर निकाल लिया जाए, या हम ये कहें कि 1 gallon of water contains about 1/8 gram of deuterium, and the energy equivalent of this much deuterium, if separated, would be equal to the burning of 300 gallons of gasoline. The total water present in ocean is about 10 raised to power 20 gallons. It would thus be able to supply the world's power requirement for the several million years if deuterium could be utilized in fusion reaction. तो अगर हम समुद्र से सारा ड्यूटीरियम निकाल लें और उसको अगर हम न्यूक्लियर नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा उत्पादित करें, तो यह ऊर्जा आने वाले सैकड़ों सालों तक पृथ्वी की ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। ये जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है, इसके भी नाभिकीय विखंडन की तरह दो प्रकार हैं। एक तो कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूज़न, एक है अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूज़न, अर्थात नियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया और अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का अगर हम कोई उदाहरण दें तो वो है हाइड्रोजन बम। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अनकंट्रोल्ड थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। द वेरी हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर फ्यूज़न इज obtained by the detonation of an atom bomb. In hydrogen bomb, core consists of hydrogen atoms. The fission bomb produces a very high temperature at which thermonuclear reactions start, resulting in the fusion of hydrogen nuclei to form helium. Greater energy per unit mass is obtained from a hydrogen bomb than from a nuclear fission bomb. तो हाइड्रोजन बम को चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया द्वारा बहुत हाई टेम्परेचर जनरेट किया जाता है, और उस हाई टेम्परेचर पर फिर हाइड्रोजन न्यूक्लियाई के बीच फ्यूज़न प्रोसेस, संलयन अभिक्रिया शुरू होती है, और बहुत कम समय में ये अभिक्रिया हमें अचानक से बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा देती है। धन्यवाद।